हेलो बच्चों। डेरिवेटिव की आज की क्लास में हम लोग बेसिकली बीएसएम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक एंड सोल्स मॉडल। इसको बोलते हैं बीएसएम। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल है। कॉल ऑप्शन पे कितना प्रीमियम चार्ज होना चाहिए वो निकालने का एक मैथमेटिकल तरीका है। फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, लेकिन उस फॉर्मूले पे जाने से पहले कुछ बातें मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। पहले वो बातें क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, नो डाउट प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ जितनी कम प्रॉब्लम आए उतना ही बेटर है। मुझे एक बात बताइए कि सबसे पहले मतलब मैं कोई ब्लैक एंड सोल्स मॉडल नहीं करवा रहा। सबसे पहले बताइए, अगर इंटरेस्ट 10% है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, अगर इंटरेस्ट 10% है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है, और प्रिंसिपल जो है जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है वो मान ले आप 1000 रुपये है, और टाइम आपका अगर 3 मंथ है, तो बताइए आपको 3 महीने के बाद कितना मिलेगा। अगर इंटरेस्ट रेट 10% है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है, प्रिंसिपल 1000 है, टाइम 3 महीने का है, ये 10% पर एनम है, और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग लेके चलना है, प्रिंसिपल 1000 है, टाइम 3 मंथ है, तो बताइए आपको 3 महीने के बाद कितने रुपए वापस मिलेंगे। फॉर्मूला आपको याद होगा, PERT, P × E⁻RT। P है 1000, E की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है। E की वैल्यू हमारा जो ICAI है वो लिख के चलता है 2.72, लेकिन एग्जैक्टली 2.72 वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है 2.71828। हाँ, आप 2.72 पे भी निकलेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। फ्रैक्शनल मार्जिनल एरर आ सकता है, उससे कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्टली जो ई की वैल्यू होती है वो होती है 2.71828 होती है। एंड रेज टू आर कितना है, 10% मीन्स 0.10 इंटू टी, टाइम है 3 मंथ, 3 मंथ का मतलब होता है बेटा 3/12। क्लियर। और ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 2.71828 की पावर 10% का 3/12 करेंगे, ये आता है आपका 0.025। क्लियर है। तो ये 0.025 निकल के आ गया तुम्हारे पास में पावर 10% का, मतलब 0.10 का 3/12 किया 0.025। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप लोग। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको कैलकुलेटर पे बताया था कि इस वैल्यू को सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2.71828 को रूट करते हैं कितनी बार, 12 टाइम्स। रूट करें 12 टाइम्स, देखें कितना निकल के आता है। देखें 828 को हम क्या करते हैं, 12 टाइम रूट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम रूट करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसमें से -1 करते हैं, -1। क्लियर है। पहले 12 टाइम रूट करने के बाद में -1 करते हैं, और -1 करने के बाद ये वैल्यू निकल के आ रही है 0.0244170। अब मुझे बताइए कि कैसा भी क्वेश्चन हो, यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। बेसिकली ये जो अमाउंट निकल के आ रहा है ना, ये कितने के बराबर है, ये जो अमाउंट निकल के आ रहा है ये कितने के बराबर है, ये जो अमाउंट निकल के आ रहा है ना 0.00244, ये कितने के बराबर है। तो मैंने काम किया, इस अमाउंट को मैंने क्या किया, 1 में डिवाइड में दिया, 1 डिवाइड बाय दैट अमाउंट। ये निकल के आ रहा है 4095.50। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि 12 टाइम रूट करने के बाद जो अमाउंट निकल के आता है ना, मतलब कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टेप 1 क्या होता है,
2.7182 को हम क्या करते हैं, रूट करते हैं फॉर 12 टाइम्स, और रूट करने के बाद स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, हम करते हैं -1। ये 2 स्टेप तो हमेशा होंगे ही होंगे, उसके बाद में हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है ये 2 स्टेप तो होने ही होने हैं। पावर हो सकता है कि अलग अलग आ जाए, किसी में पावर 0.33 हो सकती है, 0.033 हो सकती है, पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये अमाउंट तो सेम ही रहेगा हर बार, ई की वैल्यू सेम ही रहेगी। ई का तो 12 टाइम रूट करना ही है और स्टेप सेकंड में -1 करना ही है। ये -1 करने के बाद में जो वैल्यू निकल के आती है ना, वो वैल्यू जो निकल के आती है वो होती है आपके यहाँ पर हमेशा 1/4096 के बराबर। मतलब कि स्टेप 1 और स्टेप 2 करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू होती है 1/4096। अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। ये जो वैल्यू निकल के आती है ये होती है 1/4096 के बराबर। तो यहाँ तक आप हमेशा ध्यान रखा करो यार, जब ये चीज़ डिवाइड बाय करने के बाद में 4096 के बराबर आनी है तो हम इस डिजिट को रट लेते हैं कि हाँ भैया हमें स्टेप 1 स्टेप 2 करना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, 1/4096 ही करना है। क्लियर? हाँ, इसके बाद का स्टेप क्या होता है, स्टेप 3 होता है, ये जो वैल्यू निकल के आती है ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, पावर से। स्टेप 3 क्या होता है, ये जो वैल्यू निकल के आएगी इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे पावर कितनी है हमारी 0.025 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब इंटू 1/4096। तो आप हमेशा रट ही लो, हम स्टेप नंबर 1 और 2 कभी करेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 3 से। क्या स्टार्ट करेंगे, 0.025 पावर है, इस 0.025 में हम लोग डिवाइड करेंगे किस चीज़ का, सीधा 4096 का। तो सीधा कैलकुलेटर पे आपको इसकी वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। ये पहले 2 स्टेप करना ही पड़ता है, इन 2 स्टेप की वैल्यू निकल के आती है 1/4096। तो स्टेप नंबर 3 से डायरेक्ट स्टार्ट कर दें। स्टेप नंबर 3 से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, पावर है 0.025 डिवाइड बाय 4096। जो वैल्यू निकल के आती है उसमें हम क्या ऐड करते हैं, स्टेप 4 क्या होता है, ये जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें 1 ऐड करेंगे, और 1 ऐड करने के बाद में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 5 क्या था, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आपको दबाना है कितनी बार, फॉर 12 टाइम्स। क्लियर है ना? तो ये एक शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया, इसकी वैल्यू निकालने, देखें कितनी निकल के आती है बच्चों। तो मैंने कहा 0.025 डिवाइड बाय 4096, ये निकल के आ गई वैल्यू, इसमें मैंने ऐड किया 1, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब मुझे करना है इंटू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये निकल के आ गई इसकी वैल्यू 1.0253। बात समझ में आ गई? तो डायरेक्ट आप कभी भी सीधा करें ना, कभी भी निकालना हो तो सीधा एक काम करें, 0.025 जो पावर है इस पावर में डिवाइड करें डायरेक्ट किस चीज़ का, 4096 का डिवाइड डायरेक्ट कर दें, क्योंकि पहले दूसरे स्टेप पे जाने से कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्टेज करेंगे आप अपना। सीधा स्टेप नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, जो पावर दे रखी है 4096 से डिवाइड करें, फिर ऐड करें 1, और इंटू इक्वल्स टू करना है आपको कितनी बार, 12 बार इंटू इक्वल्स टू करना है। तो हम क्या निकाल देते हैं, हमारी जो कंपाउंड या जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फैक्टर निकल के आ जाता है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग पर। क्लियर है? तो ये निकल के आ गया, इसको डायरेक्ट आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके 3 महीने के बाद का अमाउंट निकल के आ जाएगा। इंटू मैंने किया 1000 से, तो 3 महीने के बाद मुझे कितने पैसे वापस मिलेंगे, 1025.31। क्लियर? अगर कंपाउंडिंग कौन सी है आपकी, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है। क्लियर? तो ये जो हमने स्टेप सीखा इसमें हमने क्या किया, सीधा यहाँ से स्टार्ट किया, जो पावर थी उस पावर में डिवाइड किया हमने 4096 का, 4096 की पावर का डिवाइड करने के बाद में हमने क्या किया, +1 देन इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स। इससे आपका निकल के आ गया क्या चीज़, कंपाउंडिंग फैक्टर निकल के आ गया। तो ये स्टेप करने के बाद निकल के आता है कंपाउंडिंग फैक्टर। क्लियर? अच्छा, अभी आपको पता हो कि हमने जो कंपाउंडिंग फैक्टर निकाला था वो कितना निकल के आया था, वो निकल के आया था आपके पास में 1.02531 निकल के आया था। देखें, समझे मेरी बात?
मैं आपको एक कंपाउंडिंग फैक्टर दे रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि 1.025314 एक कंपाउंडिंग फैक्टर है, बताइए ये किस रेट का कंपाउंडिंग फैक्टर है। कुछ नहीं समझ में आ गया? मैंने आपको एक कंपाउंडिंग फैक्टर दिया है, मैंने बोला है कि 1.025314 एक कंपाउंडिंग फैक्टर है, बताइए ये कंपाउंडिंग फैक्टर किस रेट का है। वो रेट निकाल सकते हैं आप? क्या रेट निकाल सकते हैं? 1.025314 एक कंपाउंडिंग फैक्टर है, ये कंपाउंडिंग फैक्टर किस रेट का है, रेट निकाल सकते हैं? मुझे बताइए कंपाउंडिंग फैक्टर कैसे निकलता है। जो भी पावर होती है उस पावर में हम डिवाइड करते हैं किसका, 4096 का, जो निकल के आता है +1 करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, इनटू इक्वल्स टू करते हैं 12 टाइम्स, तो निकल के आता है आपके पास में कंपाउंडिंग फैक्टर। मैंने आपको कंपाउंडिंग फैक्टर दिया है, मैंने आपको बोला है कि पावर निकाल दो, क्या ये निकाल सकते हो पावर? मैंने आपको कंपाउंडिंग फैक्टर दिया है, क्या पावर निकाल सकते हो? तो हमें उल्टा जाना है, यहाँ से कहाँ जाना है, उल्टा जाना है। बताइए उल्टा कैसे जाएंगे? आप क्या करते हैं, 12 टाइम क्या करते हैं, इंटू इक्वल्स टू करते हैं, इंटू का उल्टा होता है रूट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 टाइम्स रूट करना पड़ेगा। 12 टाइम रूट करने के बाद में ऊपर आए, यहाँ +1 करते हैं, उल्टा करना पड़ेगा -1, जो निकल के आएगा, और ऊपर आए, यहाँ डिवाइड करते हैं 4096 से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी से, 4096 से, क्या निकल के आ जाएगी, आपकी पावर निकल के आ जाएगी। तो पावर से हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या कंपाउंडिंग फैक्टर से पावर निकाल सकते हो? यस, कंपाउंडिंग फैक्टर से हम पावर भी निकाल सकते हैं। कंपाउंडिंग फैक्टर से पावर निकालने को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉगरिथम का मतलब क्या होता है, कंपाउंडिंग फैक्टर से पावर निकालना। नॉर्मली पावर से हम कंपाउंडिंग फैक्टर निकालते हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ कंपाउंडिंग फैक्टर से पावर निकालना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो नेचुरल लॉग बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंपाउंडिंग फैक्टर की ग्रोथ रेट ढूंढना। नेचुरल लॉग का मतलब होता है किसी भी कंपाउंडिंग फैक्टर की ग्रोथ रेट ढूंढने को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास में, पावर निकल के आ जाएगा। तो हम जो अब बीएसएम करने वाले हैं, बीएसएम में एक तो आपको नेचुरल लॉग निकालना पड़ेगा। नेचुरल लॉग निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप लॉग टेबल पे जाइए। लॉग टेबल पे जाने के लिए मैं आपको बोलूँगा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि कई बार एग्ज़ाम सेंटर में जैसे कंपाउंडिंग फैक्टर दे रखा है तो उसकी नेचुरल लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है। क्वेश्चन में गिवन है तो बेटर है, हमें ज़रूरत ही नहीं है टेंशन लेने की। लेकिन जहाँ पर गिवन नहीं हो, फिर अब या तो हम टेबल ढूंढें, या 1 मिनट लगेगा कैलकुलेटर पे क्या कर लें, डायरेक्ट सॉल्व कर लें। तो मैं आपको हमेशा ही बोलूँगा कि कैलकुलेटर पे ही डायरेक्ट सॉल्व करना सही रहता है। टेबल को उठाना, टेबल में फिगर्स को फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगता है। उससे पहले आप एग्ज़ाम सेंटर में, एग्जामिनेशन हॉल में, जो वहाँ पर जो एग्जामिनर होता है उसका आप रिक्वेस्ट करें, सर टेबल चाहिए, आप उसको पहले बोलेंगे, वो टेबल लेके आएगा, देन अपनी वैल्यू का आप ढूंढेंगे। इससे अच्छा क्या है कि कंपाउंडिंग फैक्टर से नेचुरल लॉग निकालने का तरीका क्या है, आप सीधा 12 टाइम रूट करें, -1 करें, इंटू 4096 करें, आपको वो अपनी जो रेट है, जो पावर है, वो आपको मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों? अच्छा, तो हम नॉर्मली पावर से कंपाउंडिंग फैक्टर निकालते हैं, और कंपाउंडिंग फैक्टर से पावर निकालने को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्लियर? अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। अच्छा, ये चीज़ें आपको बीएसएम में बहुत काम आएगी, अगर ये चीज़ें नहीं आती है तो बीएसएम करना पॉसिबल ही नहीं है। एंड एक सेकंड चीज़ जो आपको आनी चाहिए इस टॉपिक में, इसका नाम होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे आप लोगों को आता है स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिकली मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है रूट ऑफ वेरिएंस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई शेयर है, उसका जो वेरिएंस है, वेरिएंस समझते ना, डेविएशंस, जो एक शेयर है उसका वेरिएंस 144% है। वेरिएंस इसका बेसिकली मतलब होता है कि वो अपने मीन से कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है, उसका रिस्क, कि कोई भी शेयर की प्राइस अपने मीन से कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकती है, उसका वेरिएंस है 144%। क्या आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं? अच्छा, ये 144% पर एनम है, तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला हो जाएगा, तो 144% का आप क्या निकाल लें, रूट। तो परसेंट तो कैलकुलेट लिखना नहीं होता, दिखाने के लिए केवल। तो 144 का जब रूट निकालेंगे तो ये आएगा 12%। क्लियर? अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन 12% तो साल भर का है, ठीक है, साल भर का स्टैंडर्ड डेविएशन 12% है।
क्या आप 3 महीने का स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हैं? क्या आप 3 महीने का स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हैं? निकालें 3 महीने स्टैंडर्ड डिवीजन। अच्छा देखो, वेरियंस 144% है। देखो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? रूट ऑफ वेरियंस। तो मुझे बताइए अंडर रूट ऑफ वेरियंस। तो अंडर रूट ऑफ वेरियंस निकालना है, तो वेरियंस अगर 144% है, साल भर का है, तो पहले बताइए 3 महीने कितना होगा? तो 144 इंटू 3/12, 144 इंटू 3/12, तो ये निकल के आता है आपके पास में 36। तो 36% निकल के आएगा। कैसे निकल गया? 144% इंटू 3/12, तो 36% निकल गया 3 महीने का। तो क्या आप एच डी निकाल सकते हैं? तो अंडर रूट ऑफ वेरियंस निकालें। तो अंडर रूट निकालेंगे, इसका कितना आएगा? तो इसका 36% का अंडर रूट निकालेंगे, तो ये आएगा 6%। तो ऐसे मत करना। तुम लोग क्या सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारे दिमाग में चल रहा है 12% है ना, उसी का इंटू 3/12 कर देते हैं। तो भैया स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा रूट ऑफ वेरियंस से ही निकलता है। अपने फालतू दिमाग को एक्स्ट्रा यूज़ मत करना। अच्छा, एक बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अच्छा, इस चीज़ को निकालने का एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको और बताता हूँ। जैसे इसमें तो आपने क्या किया, वेरियंस को पहले 3 महीने का निकाला, 3 महीने के निकालने के बाद आपने रूट किया। अब इस चीज़ को करने का एक शॉर्टकट तरीका और होता है। वो तरीका क्या होता है? हम डायरेक्ट इस स्टैंडर्ड डिवीजन को जो साल भर का था उसको 6 महीने पे ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? 12% है ना, ये 12% किसका है? साल भर का है। मुझे किसका चाहिए? 6 महीने का चाहिए ना। 6 महीने का मतलब क्या होता है? 6 महीने का, सॉरी 3 महीने का चाहिए। 3 महीने का मतलब होता है 3/12। 3/12 का मतलब क्या होता है? 0.25। ये 12% किसका है? ये 12% किसका है? ये 12% है साल भर का। और मुझे चाहिए कितने महीने का? 3 महीने का। 3 महीने का मतलब क्या होता है? 0.25। 3 महीने का मतलब होता है 3/12। 3/12 मीन्स 0.25। तो एक काम करना, आप 12% इंटू मत करना, पहले इसका कर लेना अंडर रूट। अंडर रूट करने के बाद जो निकल के आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना 12% को। देखें कितना निकल के आता है। 0.25 का अंडर रूट कितना होता है? 0.25 का ये होता है 0.05। तो 12% इंटू 0.5 नहीं 0.5, तो 0.25 का अंडर रूट करेंगे कितना आता है? 0.5। 12% टू 0.5 करेंगे कितना आएगा? 6%। क्लियर? तो स्टैंडर्ड डिवीजन अगर साल भर का कितना है? 12% है। तो 6 महीने का निकालना हो तो अंडर रूट 0.5 करेंगे तो 6 मंथ का निकल जाएगा। और 3 महीने निकालना है तो 3/12 मीन्स 0.25 से निकालेंगे तो किसका निकल जाएगा? आपका 3 महीने का निकल जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिवीजन अगर साल भर का हो, उसको किसी मंथ पे लाना हो, 3 महीने का निकालना है, 6 महीने का निकालना है, तो उसके लिए सिंपल फार्मूला क्या हो गया? 12% क्या है? 12% क्या है तुम्हारा? स्टैंडर्ड डिवीजन इंटू रूट। किसका अंडर रूट है ये अंडर रूट है किसका? ये अंडर रूट है तुम्हारा किसका? टाइम का। तो टाइम का अंडर रूट इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन, इसे भी क्या निकल जाएगा आपका? 6 महीने का या 3 महीने का या 2 महीने का निकालना हो तो उसका स्टैंडर्ड डिवीजन आप निकाल सकते हो। मतलब कि साल भर के स्टैंडर्ड डिवीजन को आप 2 मंथ पे ला सकते हो, साल भर के स्टैंडर्ड डिवीजन को आप 3 मंथ पे ला सकते हो। क्लियर है बच्चों? अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, 1 साल का स्टैंडर्ड डिवीजन अगर 6% है तो 2 साल का कितना होगा? एच डी अगर मान लो 12% अगर 1 ईयर का है तो बताइए 2 ईयर का कितना हो जाएगा? तो निकालने का तरीका वही रहेगा, 12% इंटू अंडर रूट किसका? 2 ईयर का निकालें ना। तो आपको एच डी निकालना है फॉर 2 ईयर्स का। कैसे निकालेंगे? तो 2 का अंडर रूट निकालें, इंटू कर दे कितने से? 12 से। ये निकल के आएगा 16.97। 16.97। क्लियर है बच्चों? और आपको नॉर्मल तरीके से निकालना है तो पहले इसका वेरियंस निकाल लें। 12% का वेरियंस कितना होता है उसको इंटू कर दें 12 से। 12 इंटू 12 कर देंगे तो 144 आ जाएगा। 144 1 साल का है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? इंटू 2 कर देना। इंटू 2 करने के बाद में फिर वापस क्या करना? अंडर रूट करना, तो भी क्या निकल जाएगा? 16.97। लेकिन उतना लेंदी तरीके से मत किया करो, ये शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया। अब इन दोनों का कहीं ना कहीं तुम्हारे बीएसएम मॉडल में कहीं ना कहीं इसका रोल आने वाला है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बेसिकली जो बीएसएम है, वो जो बीएसएम मॉडल आप पढ़ने वाले हैं, ये एक फॉर्मूला मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है। उसमें कुछ टर्म्स जो काम आने वाली है उनको आप देखते ही समझ जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीएसएम। अब बीएसएम, पहले एक बात बताइए, बीएसएम क्यों रिस्क न्यूट्रल मेथड और
तुम्हारा जो हमने एक मेथड किया था बाइनोमियल मॉडल, उनसे अलग क्यों है? बीएसएम बाइनोमियल और रिस्क न्यूट्रल मेथड से अलग क्यों है? देखो, बाइनोमियल मेथड में या रिस्क न्यूट्रल मेथड में आपको जो मैच्योरिटी पर स्ट्राइक प्राइस होगी वो क्वेश्चन में गिवन होती थी कि मैच्योरिटी पर स्ट्राइक प्राइस या तो ये होगी या मैच्योरिटी पर स्ट्राइक प्राइस ये होगी। लेकिन क्या आप 100% श्योर हो कि आपकी मैच्योरिटी पर स्ट्राइक प्राइस वही रहेगी? क्या आप डैम श्योर हैं कि मैच्योरिटी पर स्ट्राइक प्राइस उतनी ही रहेगी? आपको रिस्क न्यूट्रल में बोला होता था या जो तुम्हारा बाइनोमियल में बोला होता था कि या तो स्ट्राइक प्राइस ये रहेगी या स्ट्राइक प्राइस ये रहेगी। क्यों भैया स्ट्राइक प्राइस ये और ये ही क्यों रहेगी? आप इतने कितने श्योर हो गए हो कि स्ट्राइक प्राइस ये और ये रहेगी? बीएसएम उन चीज़ों को इग्नोर करता है। बीएसएम बोलता है कि हम एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और देखते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। मुझे बताइए किसी भी कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या होती है कि अगर शेयर की प्राइस अगर उसकी स्ट्राइक प्राइस से क्या हो, ज़्यादा हो। क्लियर है ना? मतलब मार्केट जो प्राइस है शेयर की, अगर शेयर की जो मार्केट प्राइस है अगर वो स्ट्राइक प्राइस से क्या है, ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस से क्या है, ज़्यादा है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। भाई नॉर्मल सी बात है, आप कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कब करोगे? जैसे मार्केट में कीमत चल रही है 220 रुपये और तुमने 200 की रेट पर कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है, यही खरीदा हुआ है भाई। मार्केट में शेयर की कीमत चल रही है 220 रुपये। किस दिन? मैच्योरिटी डेट पर, ऑन मैच्योरिटी। ऑन मैच्योरिटी मान लीजिए कि मार्केट में प्राइस जो है शेयर की वो 220 है, तुमने कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है किस रेट पर? 200 पर। तो बताइए तुम्हें कितना फ़ायदा हो गया? 20 का फ़ायदा हो गया। मुझे बताइए 20 का फ़ायदा कमाने के लिए आप कितना मैक्सिमम प्रीमियम दे सकते हैं? एक बात आपसे, एक स्टूडेंट हो, आप जानते हो कि अगर 20 रुपये की कमाई होने वाली है तो मैं उस कमाई के लिए हाईएस्ट से हाईएस्ट कितने रुपए दे सकता हूँ? तो 20 रुपये की अर्निंग कमाने के लिए मैं 20 रुपये से ऊपर दे नहीं सकता। तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कितना प्रीमियम दे सकते हो। हमेशा कॉल ऑप्शन हम कब एक्सरसाइज करते हैं? हम कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज तब करते हैं जब मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से क्या हो, ज़्यादा हो। हम कॉल ऑप्शन उसी केस में एक्सरसाइज करते हैं जहाँ मार्केट प्राइस क्या हो, स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा हो। तो जब मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा होगी तभी तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, और जो डिफरेंस ये वाला निकल के आएगा वो वही तो हमारे लिए क्या होता है? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन होता है, वही प्रीमियम होता है। क्योंकि 20 रुपये की अगर मेरी कमाई है तो उससे ऊपर मैं पैसा सामने वाले को पे नहीं कर सकता। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन हम कब निकालते हैं? जिस दिन हम कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं उस दिन वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालेंगे, या जिस दिन कॉल ऑप्शन मैच्योर होता है उस दिन प्रीमियम निकालते हैं। तो प्रीमियम हम निकालते हैं किस दिन? जिस दिन हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। तो मुझे बताइए जिस दिन हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो क्या हमें पता होता है कि मैच्योरिटी पे प्राइस क्या होने वाली है? क्या मैच्योरिटी पे प्राइस क्या होगी वो आपको पता होती है क्या? वो हमें कभी पता ही नहीं होती। वो तो जिस दिन मैच्योरिटी होगी उस दिन ध्यान लगेगा कि प्राइस हकीकत में रही क्या है। जिस दिन हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं उस दिन हमें मैच्योरिटी प्राइस पता नहीं होता है। तो एक तो हमें मैच्योरिटी प्राइस निकालनी पड़ेगी ऑन एन एस्टिमेशन। क्लियर? और दूसरा, ये जो स्ट्राइक प्राइस है जिस रेट पे आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है जिस रेट पे कॉल ऑप्शन खरीदा है, ये रेट किस दिन की है? ये रेट है बच्चों किस दिन की? 3 महीने के बाद की, 6 महीने के बाद की, 1 साल के बाद की। मतलब आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है 1 साल का, तो ये स्ट्राइक प्राइस कब की? 1 साल के बाद की है। और ये प्राइस मुझे निकालनी पड़ेगी। ये प्राइस 1 साल बाद की है। पहले तो मुझे इस प्राइस को आज की रेट पे लाना पड़ेगा। कहाँ लाना पड़ेगा? इस प्राइस को आज की रेट पे लाना पड़ेगा। और दूसरा, मुझे ये शेयर की प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या चीज़? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला होता है शेयर की मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस को हम बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। अच्छा, मार्केट प्राइस हमें चाहिए होती है मैच्योरिटी की, लेकिन मैच्योरिटी पे मार्केट प्राइस क्या होगी हमें किसी को ही नहीं पता कि मैच्योरिटी पे मार्केट प्राइस क्या होगी। तो हम प्राइस लेके चलती हैं आज की। हम लेके चलते हैं प्राइस किस चीज़ की? आज की। आज इसकी प्राइस क्या वो उठा लो, इनटू करते हैं हम लोग एन ऑफ D1, इनटू करते हैं एन ऑफ D1। अब ये एन क्या होता है? एन बेसिकली मतलब होता है एन का प्रोबेबिलिटी से, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एन ऑफ D1 क्या चीज़ है? एक प्रकार से बोल दूं कि शेयर की मार्केट प्राइस आज क्या है,
मैच्योरिटी पे मार्केट प्राइस कितनी होगी वो हमें नहीं पता। आज की प्राइस मान लो 200 रुपये है, मैच्योरिटी पे मार्केट प्राइस क्या होगी हमें नहीं पता। बस मैच्योरिटी पे मार्केट प्राइस क्या होगी उसका एक प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है, उस प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं एन ऑफ डी वन। तो ये जो कीमत निकल के आएगी ये आज की कीमत है, मल्टीप्लाई किसे करते हैं एन ऑफ डी वन। एन का मतलब होता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, डी वन का। और डी वन क्या होता है मैं आपको सिखाऊंगा। तो एक हम निकालते हैं एन ऑफ डी वन। एन कोई नंबर नहीं है, एन इंटू नहीं है, ये एन ऑफ डी वन है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको। ये है एन ऑफ डी वन, तो डी वन निकालेंगे, उसका निकालेंगे हम क्या, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये बेसिकली आज की प्राइस है, ये है उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब ये स्ट्राइक प्राइस 200 रुपये कब की है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद की है। उस स्ट्राइक प्राइस को हम क्या करते हैं आज की रेट पे लेके आते हैं। स्ट्राइक प्राइस को हम लोग यहाँ बोलते हैं एक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्राइक प्राइस को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। इस एक्स को हमें आज की रेट पे लेके आना है और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होता है, ध्यान रखना। कंपाउंडिंग कौन सा होता है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में हम डिवाइड करते हैं ई रेज टू आर टी। क्लियर है, आपको ध्यान है। तो ये प्राइस जो आज की है मैच्योरिटी पे क्या होगी उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं एन ऑफ डी वन से माइनस एक्स। एक्स क्या है, स्ट्राइक प्राइस। लेकिन स्ट्राइक प्राइस कब की है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद की स्ट्राइक प्राइस है। उसकी हम निकाल के आते हैं आज की प्रेजेंट वैल्यू, इनटू करते हैं एन ऑफ डी टू। सर इस एन ऑफ डी टू का मतलब क्या है, देखो ये एन ऑफ डी वन इसके होने की प्रोबेबिलिटी है, ये एन ऑफ डी वन इस एस जीरो की प्रोबेबिलिटी है और ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है। तो ये तुम्हारा है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला, तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। तो यहाँ तक हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन के बारे के अंदर कि ICAI के फॉर्मूले में क्या लिखा है। ICAI का फॉर्मूला आपके सामने बच्चों, कुछ इसकी एजम्पशन ICAI ने दे रखी है, उसके अलावा ICAI के फॉर्म लिखा है एस का मतलब आज की शेयर की प्राइस, इनटू करते हैं एन ऑफ डी वन से माइनस एक्स। अच्छा यहाँ तो मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ढंग से देखो, मल्टीप्लाई किससे किया है, ई की पावर माइनस आर टी। देखो मेरी बात समझना आप, एक्स डिवाइड बाय ई की पावर आर टी, ई रेज टू आर टी का मतलब होता है एक्स की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालना। ये डिवाइड में है ना, इसको चाहे तो ऊपर मल्टीप्लाई में भी ला सकते हैं, लेकिन इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लेके आएंगे ना तो ये पावर जो ई की पावर आर टी है ना, सॉरी ये ई की पावर जो आर टी ये ऊपर आएगा तो बेटा माइनस में हो जाएगा। लेकिन आप इस तरीके से मत करना, ICAI के तरीके से आप सिंपल तरीके से करना जो हमेशा करते हैं हम लोग कि इस स्ट्राइक प्राइस की आज की प्रेजेंट वैल्यू इनटू हम करते हैं क्या चीज़, एन ऑफ डी टू। और बेसिकली एन ऑफ डी टू का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं डी टू का। अब डी वन और डी टू ही हमें निकालना है, वो बड़ा सिंपल सा है, डी वन डी टू निकालना। आइए अब स्टार्ट करते हैं डी वन और डी टू निकालना। देखिए डी वन का फॉर्मूला ICAI ने क्या लिखा है, ln मीन्स नेचुरल लॉग किसका, s अपॉन एक्स का। आपको नेचुरल लॉग निकालना है s अपॉन एक्स का। अब ये क्या चीज़ होता है s अपॉन एक्स, मैं आपको बताता हूँ। s का मतलब होता है करंट प्राइस और x का मतलब होता है स्ट्राइक प्राइस। देखो नीचे ICAI ने एक एग्जाम्पल दे रखा है, साथ साथ में वो करना पड़ेगा। एक शेयर की करंट प्राइस कितनी है, 415 है, और कॉल ऑप्शन 3 महीने का आपने खरीदा हुआ है 400 पर। तो 415 में जैसे ही आप 400 का डिवाइड करेंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे 415 में 400 का डिवाइड करेंगे, इसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। क्या निकल के आएगा ये कंपाउंडिंग फैक्टर, मतलब कि 415 डिवाइड बाय 400। देखो 415 क्या है, करंट प्राइस, और एक्सरसाइज प्राइस कितना है 400। एक बात है, ये कॉल ऑप्शन हम एक्सरसाइज ही कब करते हैं, मतलब कॉल ऑप्शन हम एक्सरसाइज कब करते हैं, जब मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से क्या हो, ज़्यादा हो। आज शेयर मार्केट में मिल रहा है 415 में और मेरे पास खरीदने का राइट है 400 में, तभी तो मैं शेयर को खरीदूंगा। आज 400 का शेयर, 415 का शेयर है जिसकी एक्सरसाइज रेट कितनी है, 400 है। तो 415 अपॉन 400 जैसी करोगे ये निकल के आता है तुम्हारे पास में क्या चीज़, कंपाउंडिंग रेट, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस कंपाउंडिंग रेट। और इसका निकालना है ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग निकालना। तो नेचुरल लॉग निकालने तरीका मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, क्लियर है। तो ln जो हम निकालते हैं किसका, हम निकालते हैं D1 का फॉर्मूला होता है ln किसका निकालना है, s अपॉन एक्स का। मुझे बताइए ln x अपॉन एक्स का मतलब क्या होता है, जो ये s अपॉन एक्स निकालेंगे तो ये क्या निकल के आएगा तुम्हारा कंपाउंडिंग रेट।
उस कंपाउंडिंग रेट, जो कंपाउंडिंग फैक्टर निकल के आएगा उस फैक्टर की रेट ढूंढना। नेचुरल लॉ का मतलब होता है कंपाउंडिंग फैक्टर की रेट निकालना। तो सबसे पहले हमें कंपाउंडिंग फैक्टर की रेट निकालनी पड़ेगी, निकाल लेंगे। प्लस आर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का डिवाइड बाय 2 इंटू टी। अब ये क्या चीज़ है, D1। एक तो मुझे जो देखो, नॉर्मल सी बात है कि आज मैं अगर बिजनेस में पैसा लगाता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ रिटर्न कमाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या रिटर्न कमानी है, एक तो देखो जो शेयर की प्राइस की ये जो कंपाउंडिंग रेट है उसका हम निकालते हैं नेचुरल लॉग। एक तो हमें ये रिटर्न कमानी ही कमानी है। प्लस आर का मतलब होता है जो आपका रिस्क फ्री रेट। आर का मतलब क्या होता है, रिस्क फ्री रेट। अब जो रिस्क फ्री रेट होती है ना बेटा, वो भी क्या होती है, जो रिस्क होता है उसके हिसाब से क्या होती है, चेंज होती है। नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ, उस बिज़नेस को ना करके पैसा अगर बैंक में एफडी करवा दूँ, तो मैं अगर 5% 6% अगर रिटर्न एफडी में करवाता हूँ, तो बिज़नेस जब मैं करूँगा तो बिज़नेस में भी मैं क्या चाहूँगा कि एटलीस्ट 5% तो आई है, लेकिन 5% से ऊपर कमाना चाहूँगा। ऊपर क्यों कमाना चाहूँगा, क्योंकि बिज़नेस में क्या होता है, रिस्क को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अंडर रूट या स्क्वायर, तो रूट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, बात समझ आ गई ना, डिवाइड बाय 2 इंटू टी। अब मुझे बताओ, कई जगह ऐसे लिखा होता है कि डिवाइड बाय 2 ना करके मल्टीप्लाई 0.5 कर लें, तो बात एक ही है। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आर प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू किससे करना है, टी से। टी का मतलब क्या होता है, टाइम से। क्यों टाइम से मल्टीप्लाई करना है, अगर नॉर्मल रेट जो चल रही है साल भर की दे रखी है, तो हम तो अगर 3 महीने के कॉल ऑप्शन की बात करें तो 3 महीने की रेट निकाल के चलेंगे ना। तो इंटू किससे करते हैं, टी फॉर टाइम से। और टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे 3 महीने है तो 3 महीने का मतलब होता है 3/12, 3/12 से निकाल के चलते हैं हम लोग, ठीक है ना बच्चों। तो ये निकल के आता है तुम्हारे पास में क्या चीज़, D1। लेकिन इसमें एक चीज़ का डिवाइड करना पड़ता है हमें, डिवाइड करना पड़ता है हमें स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट टी। ये क्या चीज़ होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट टी। जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन क्वेश्चन में दे रखा है साल भर का, तो स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट टी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग बताया था कि स्टैंडर्ड डिविएशन अगर साल भर का दे रखा है और कॉल ऑप्शन 3 महीने का है, तो इससे हम क्या निकालते हैं, 3 महीने का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 3 महीने का स्टैंडर्ड डिविएशन। देखो बेसिकली मैथमेटिकल फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूले का डेविएशन आपको देखना है तो बहुत डीपली जाना पड़ेगा, डेविएशन कहाँ से हुआ। लेकिन मैं चीज़ों के मतलब बता सकता हूँ कि इस चीज़ का मतलब होता है ग्रोथ रेट निकालना। ये है रिस्क फ्री में जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क फ्री के अंदर रिस्क फैक्टर को ऐड करना। और ये जो रिटर्न निकल के आएगी, ये साल भर की निकल के आएगी। इंटू टी का मतलब होता है कि उसका जैसे 3 महीने की रेट निकालने, तो इंटू टी का मतलब 3 महीने की रेट निकालना। डिवाइड बाय ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है। अगर 3 महीने का निकाले तो 3 महीने का स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, 6 महीने निकालना है तो 6 महीने का स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। क्योंकि ये जो देखो डेविएशन का मतलब क्या होता है कि प्राइस एग्जैक्टली जो आपने सोची है वो रहेगी या नहीं रहेगी, उसके लिए हम एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं। बेसिकली ये D1 क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। अच्छा, ये D1 निकल के आया है, ये D1 है, ND1 नहीं है। N का मतलब होता है उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग अलग से सीखेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है। तो ये निकल के आएगा आपके पास में क्या चीज़, D1, और एक निकालना है हमें D2। D2 में तो कुछ है ही नहीं, D2 तो ख़त्म हो जाएगा। D2 का मतलब होता है 1 माइनस ये लेस कर देना, स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट टी, ये लेस कर देना। तो D2 तो ऐसे निकल जाएगा, D1 निकाल लेना। और D1 निकालने के बाद में क्या करना, सॉरी 1 नहीं, D1 निकाल लेना। और D1 निकालने के बाद में क्या करना, जो स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू अंडर रूट जो टी है उसको क्या करके निकाल के लेस कर देना। तो D2 ऐसे निकल जाएगा, D1 माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट टी, टी फॉर टाइम। क्लियर है। तो ये निकल जाएगा D1, ये निकल जाएगा D2। देखो सब कुछ निकल चुका है, बहुत सिंपल सा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-5 क्वेश्चन करते क्लियर हो जाएगा। बस एक नेचुरल लॉगरिथम जो आपको निकालना था यहाँ पर, नेचुरल लॉग, वो आपको निकाल आना चाहिए। वो मैंने आपको टेबल से नहीं, मैंने आप कैलकुलेटर सिखाया था। बस एक N ऑफ D1 निकालना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे सिखाना है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ में मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी सिखा दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है उसकी बातें लिख लेते हैं। S0 का मतलब होता है करंट
मार्केट प्राइस, और एक्स का मतलब होता है आपका जिसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और टी का मतलब तो आपको पता है, टी का मतलब क्या होता है, टाइम इन ईयर्स। मंथली टाइम नहीं आता है, टाइम इन ईयर्स आता है। ईयर्स का मतलब 3 महीने का मतलब 0.25 ईयर, क्लियर। और आर का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री रेट कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। बस यहाँ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग पे रेट निकल के आती है बच्चों। और स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है, एनुअल वॉलेटिलिटी। वॉलेटाइल समझते ना, कितना उतार चढ़ाव हो सकता है इन स्टॉक शेयर के अंदर। एल का मतलब होता है नेचुरल लॉग निकालना। नेचुरल लॉग मैंने आपको कैलकुलेटर्स निकालना सिखाया था। और तो कुछ इसमें बाकी नहीं रहा। ई का मतलब आपको पता ही है, ई रेस टू आर टी। ई का मतलब क्या था, 2.72 जो ICA के हिसाब से, वरना एग्जैक्ट डेसिमल लेके चलेंगे। और हम लोग उसको भी यूज़ नहीं करते, हम तो क्या करते हैं 1/4096 के हिसाब से निकाल लेंगे, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। बाकी सब आपको केवल फिगर्स रखने हैं। आपको केवल और केवल ये चीज़ सीखनी बाकी है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। n ऑफ D1 निकालना, n ऑफ D2 निकालना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आपको एक बात बोल दूं कि जो हम n निकालते हैं, n ऑफ D1 निकालते हैं या n ऑफ क्या निकालते हैं, D2 निकालते हैं, बेसिकली n का मतलब क्या होता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव, स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये आपको n निकालना है। पहले मैं आपको n निकालना सिखाता हूँ, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम सीखते हैं n निकालना। n का मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सीखा होगा बच्चों। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं 0, -1, -2, -3, -4, और यहाँ आ जाएगा आपका +1, 2, 3, 4। ये नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ये शो करता है प्रोबेबिलिटी को। किसको शो करता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी को। ये आप लोगों ने मैथ में प्रोबेबिलिटी के बारे में जब पढ़ा होगा तो आपने ये कर्व देखा होगा। जिन लोगों को कर्व देखना आता है उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, जिनको कर्व देखना नहीं आता है उनको थोड़ा थोड़ा मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ये शो करता है प्रोबेबिलिटी, और टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, बेसिकली ये इधर माइनस में इन्फिनेटिव होता है और इधर होता है प्लस में इन्फिनेटिव। वैसे टोटल जो प्रोबेबिलिटी हम हमेशा बोलते हैं वो 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी हम लेके चलते हैं, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। और ये सेंटर एरिया है। सेंटर एरिया का मतलब होता है ये है इसका लेफ्ट टेल, ये है इसका राइट टेल। हम हमेशा बोलते हैं कि सेंटर एरिया टू जो आप लेफ्ट में जाएंगे या इधर से राइट में जाएंगे, इधर की प्रोबेबिलिटी मतलब इधर की सारी जो प्रोबेबिलिटी है या इधर की जो सारी प्रोबेबिलिटी है उनकी टोटल 1 है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। तो मतलब इधर की सारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.5, और इधर की सारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.5। अब हमें इन प्रोबेबिलिटी को देखना पड़ता है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो एक कर्व होता है उसके थ्रू हमें क्या करना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। उसके लिए वेरियस टाइप ऑफ टेबल्स, देखो इस ग्राफ में कुछ भी दिखने वाला नहीं है। ये ग्राफ तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसकी बाकायदा क्या बनी होती है, वेरियस टेबल बनी होती है, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, और अलग अलग टेबल के थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो वैल्यू निकालना, अलग अलग टेबल के थ्रू इनका पैटर्न अलग होता है। अब हमें उस चीज़ को सीखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाएगा यूजिंग द टेबल। तो इस टेबल के थ्रू कैसे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं वो हम सीखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 ICA का। शेयर प्राइस ऑफ TIC लिमिटेड आर करंटली प्राइस्ड एट 415। अभी जो इसकी प्राइस है वो 415 है।
एंड कॉल ऑप्शन का जो एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है 3 महीने का दे रखा है 400, रिस्क फ्री रेट दे रखी है 5%, स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है 22%। देखो स्टैंडर्ड डिवीजन जो है 22% लिखा है ना, आगे लिख लेना, ये पर एनम है, क्वेश्चन में दिया नहीं होगा लेकिन आपको मान के चलने पड़ेगा। जो ये वॉलेटिलिटी दे रखी है ये 22% पर एनम की है, बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट की शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला नहीं है। ये ब्लैक स्कोल की बेसिक एजम्पशन होती है। अब ये बोलता है कि इज़ द ऑप्शन वर्थ बाइंग फॉर 25, ये बोलता है कि मार्केट में जो ऑप्शन प्रीमियम है 25 है, बताइए खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो पहले हम लोग BSM से देखेंगे कि प्रीमियम होना कितना चाहिए। अगर प्रीमियम होना चाहिए 30 और मिल रहा है 25 में तो मैं खरीद लूँगा, और अगर प्रीमियम होना चाहिए 20 और मांग कितना रहा है 25 मांग रहा है तो मैं नहीं जाऊँगा इस डायरेक्शन में। तो ये बोलता है कि 25 के प्रीमियम पे मिल रहा है, तो बताइए इस कॉल ऑप्शन को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन BSM का। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालना है। आइए निकालते हैं वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। सबसे पहले तो बताएं फॉर्मूला लिखें, कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला क्या होता है। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं आज की शेयर की प्राइस क्या है, इनटू करते हैं n ऑफ D1 से, और माइनस एक्सरसाइज प्राइस क्या होगी जिसको हम बोलते हैं x, या कई बुक्स में इसको e भी बोलते हैं, तो x बोलें या e बोलें आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो प्राइस होगी 3 महीने के बाद की या 6 महीने के बाद की होगी, इसकी हमें आज की वैल्यू निकालनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं e⁻⁻ और इसको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, n ऑफ D2 से। तो सबसे पहले तो मुझे ये n ऑफ D1 निकालना पड़ेगा, ये सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि D1 कैसे निकलता है। जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है S अपॉन X, S अपॉन X का हम निकालते हैं नेचुरल लॉग, जिससे आपको ग्रोथ रेट पता लगती है। जिससे हम क्या निकालते हैं, ln निकालते हैं, ln का मतलब नेचुरल लॉग निकालते हैं, इससे ग्रोथ पता लगती है। एक तो ये ग्रोथ, और प्लस जो रिस्क फ्री रेट है वो मुझे अर्न करनी है। लेकिन रिस्क फ्री रेट भी क्या होती है, जो रिस्क फैक्टर होता है उससे एडजस्ट करनी पड़ती है। रिस्क फैक्टर को बोलते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद में डिवाइड बाई 2। ये एक रिस्क फैक्टर को हम एडजस्ट करते हैं, और ये रिस्क फैक्टर जो निकल के आ रहे हैं ये साल भर के हैं, इनटू करते हैं टाइम से, जिससे इनको, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से ही है, इसको भी क्या करना है उसी टाइम से मल्टीप्लाई करके इनटू t करना है। क्लियर। अच्छा, और जो ये वैल्यू निकल के आएगी ना, इसको वापस क्या करना है, मुझे रिस्क से एडजस्ट करना है, और रिस्क से एडजस्ट करने को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का डिवाइड करना है। लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन क्वेश्चन में अगर साल भर का दे रखा हो, और जो कॉल ऑप्शन है 3 महीने का है, तो उसको 3 महीने पे कन्वर्ट करने के लिए √t से मल्टीप्लाई कर देना, 3 महीने का निकल जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको सिखा चुका हूँ। और D2 का मतलब होता है बेसिकली कि आप D1 निकाल लीजिए, D1 निकालने के बाद में ये जो वैल्यू है स्टैंडर्ड डिवीजन की वो लेस कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा D2। बस फॉर्मूला इतना ही है, फॉर्मूला हो गया। बस इसमें मेन चीज़ तो क्या है, नेचुरल लॉग निकालना है, बाकी तो आपको आता है सारा कुछ, ऐसा है ही नहीं। अच्छा, आपको एक एक चीज़ को डिनोट करके समझाना पड़ेगा कि एक एक चीज़ का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या दे रखा है। मुझे S दे रखा है, S दे रखा है आपको कितना, 400। S के बाद में X भी दे रखा है, X फॉर एक्सरसाइज प्राइस भी गिवन है बच्चों कितना। अच्छा, S आपका 415 है, 415 है सॉरी, और X गिवन है कितना 400। और एक दे रखा है आपको R कितना दे रखा है, रिस्क फ्री रेट दे रखी है 0.05 का मतलब 5% होता है। और HD हमारे पास अवेलेबल है, HD दे रखा है 22%, या जिसको हम बोलते हैं 0.22। तो यहाँ तक तो सारा हमें गिवन है। हम सबसे पहले निकालते हैं D1। तो पहले मैं निकालता हूँ कैलकुलेशन ऑफ D1। निकालें D1 का फॉर्मूला नेचुरल लॉग निकालना पड़ेगा। S कितना है 415 अपॉन बच्चों X कितना है, X है 400, प्लस रिस्क फ्री रेट कितनी है, रिस्क फ्री रेट है 0.05, प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर कर दें, 0.22 का क्या करना है स्क्वायर, देन इसमें डिवाइड जाएगा बच्चों किसका 2 का, मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा t फॉर टाइम कितना है, टाइम है आपका क्वेश्चन में गिवन 3 मंथ का है कॉल ऑप्शन। 3 मंथ का मतलब होता है बेटा 0.25, डिवाइड बाय किससे करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 0.22, देन उसको मल्टीप्लाई कर देना अंडर रूट कितने से 0.25 से।
तो ये सब निकल जाएगा, केवल एक आपको ये निकालना आना चाहिए। क्लियर है? तो पहले ये निकाल लेते हैं कि आप ये कैसे निकालेंगे, बाकी चीज़ें तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर पर निकालें क्या? आइए कैलकुलेटर पर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक काम करें, 415 में 400 का भाग दें, ये निकल के आएगा 1.0375। अब अच्छा उल्टा चलना है अपने को, तो सबसे पहले काम करना पड़ेगा, जो भी निकल के आ रहा है ना उसका आपको क्या करना पड़ेगा, 12 टाइम्स रूट करना पड़ेगा, अंडर रूट। तो 12 टाइम्स आप एक काम करो, उसका अंडर रूट करो, 12 टाइम्स। तो 12 टाइम अंडर रूट करने के बाद में जो निकल के आता है उसमें से क्या करना, -1 कर देना, और -1 करने के बाद में जो वैल्यू निकल के आती है उसको 4096 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। तो देखेंगे जैसे ही आप ये चीज़ करेंगे तो इस चीज़ की वैल्यू निकल के आएगी 0.03681। क्लियर है? और प्लस क्या करना है, 0.22 का पहले स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करके 2 का डिवाइड करके जो निकल के आए उसमें 0.05 जोड़ देना, और जोड़ने के बाद जो निकल के आए उसको 0.25 से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, कर देंगे तो ये निकल के आएगा 0.01855। क्लियर? और 0.25 का अंडर रूट करेंगे 0.05, इसको मल्टीप्लाई करना कितने से, 0.22 से, ये आएगा 0.11, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.50322727। ये आ गया क्या चीज़ आपके पास में, D1। D1 का हमें क्या करना है बेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, वो 1 मिनट का काम है, मैं आपको वीडियो के साथ में समझा दूंगा। D1 के बाद में हम निकालते हैं D2। D1 के बाद D2, यहाँ लिखा कैलकुलेशन ऑफ D2। D2 का तरीका सिंपल है, D1 निकाल लें, D1 निकालने के बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट T। तो D1 आपको पता है बच्चों कितना निकल गया था, ये निकल गया था 0.50322727, माइनस कर दें ये वाला है फिगर 0.11। तो जैसे ही इसमें से 0.11 लेस करेंगे 0.3932727 निकल के आ जाएगा। कोशिश करना है कि डेसिमल के बाद 6 से 7 डिजिट लेके चलना, तो आंसर काफ़ी क्लोज आ जाएगा। 5 लेके चल लेना, मैं बोलता हूँ 4 या 5 लेके चलना एटलीस्ट, 4 उठा लेना, 5 उठा लेना, 4 तो उठा ही लेना कम से कम। तो 6-7 नहीं चाहते हो तो कम से कम 4 डिजिट तक तो लेके ही चलना। अब आपको करना क्या है कि इसका निकालना है, मतलब ये D1 निकल गया, D2 निकल गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट। बस करना क्या है, आपको इसको पहले फॉर्मूले में पुट करना है। S आपको पता है x/RT आपको निकालना आता है, बस आपको n ऑफ D1 और n ऑफ D2 निकालना आना चाहिए, जिसको हम बात करते हैं n ऑफ D1 निकालना और n ऑफ D2 निकालना। तो अब बात करते हैं हम लोग n ऑफ D1 निकालना एंड n ऑफ D2 निकालना। बच्चों जो हमने फर्स्ट पार्ट अभी किया था जिसमें हमने D1 निकाला था 0.50322727 निकाला था, ये आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ये सेंटर वैल्यू 0 है। अच्छा इधर होता है माइनस में, इधर होता है प्लस में। इधर आपको बताया था मैंने +1 +2 +3 +4, ये चलता है माइनस में। हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है प्लस में, यहाँ 0.50327 ये निकल के आ रही है वैल्यू, ये वैल्यू निकल के आ रही है मेरी वैल्यू। अब मुझे ढूंढनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम निकालते हैं हमेशा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्या निकालते हैं? क्यूमुलेटिव। अब 2 तरीके होते हैं। आपको पता है इधर की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों? 0 से इधर की प्रोबेबिलिटी होती है 0.5 और इधर भी कितनी होती है 0.5। आपको पता है ना, इधर की प्रोबेबिलिटी होती है 0.5, इधर की भी कितनी होती है 0.5। तो ये प्रोबेबिलिटी तो 0.5 है ही है। अब मैं अगर यहाँ तक की और ढूंढ लूँ, मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी और ढूंढ लूँ, क्योंकि यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी तो 0.5 होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ के उसमें ऐड कर दूँ तो मुझे निकल जाएगी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। या मैं आपको बोल दूँ कि मुझे 0.50327 से लेके इधर तक की सारी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो जब आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ना, वो सारी कौन सी फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट के सारे इधर की प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब वो आपको देखना है, उसको मैं आपको देखना सिखाता हूँ टेबल की मदद से। तो हमें यहाँ पर 0.50327 से इधर की लेफ़्ट की टोटल क्यूमुलेटिव क्या करनी, फ्रीक्वेंसी हमें ढूंढनी है, जो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। इसको ढूंढने के लिए हम लोग टेबल को यूज़ करते हैं। आइए, टेबल है जो आपको नेट पे भी मिल जाएगी और आपके
ICA की स्टडी मैट में तो है नहीं, नेट पे आपको मिल जाएगी। टेबल दे रखी है, पहले आपको टेबल पढ़ना आना चाहिए। इधर दे रखा है 0.0, आपको बताया था मैं 0.0 पे क्या होता है, इधर भी आओ या इधर भी आओ तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0.50 होती है। अब ये क्या है 0.0, फिर आगे क्या है 0.01, इसका मतलब क्या हुआ 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06। जैसे यहाँ आते हैं 0.3 की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ये है 0.030, ये है 0.03, आगे 0.1 और जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 0.301, 0.32, मतलब 0.01 नहीं 0.32, 0.3, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38। ऐसे यहाँ देखें तो 1.2, ये 1.21, ये 1.22, 1.23, 1.24, इस प्रकार चलता जाएगा। यहाँ आएंगे तो देखो यहाँ कितना 2.5, 2.5, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, इस प्रकार चलता जाएगा। आपको ये टेबल से ढूंढना पड़ेगा टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। अब एक बताओ अपने को क्या ढूंढना है, अपने को ढूंढना है 0.50, देखो 0.5, ये है 0.50, लेकिन अपने पास में 4 डिजिट में बात करें तो 0.50327 ढूंढना है। देखो 0.50 तो ये रहा, और ये है 0.51, ये है 0.50, ये है 0.51। अपने को 0.50 ढूंढना है या 0.51 ढूंढना है, अपने को ढूंढना है 0.50327। देखो ये क्या निकल कर रहा है 0.50, ये आ रहा है 0.51, तो मुझे ढूंढना है 0.50327 जो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में होगा। अब एक मेरी बात समझना, एक टेबल में हमने देखा कि 0.50 का डेटा अवेलेबल है, इस टेबल में डेटा अवेलेबल है 0.51 का। अब मुझे ढूंढना है 0.50327। अब 0.50327 कहाँ होगा, इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होगा। अब जिसका मुझे करना पड़ेगा इंटरपोलेशन, क्या करना पड़ेगा इंटरपोलेशन। अब पहले बताइए 0.50 का डेटा कितना है, 0.50 पे डेटा है 0.6915, तो इसका डेटा दे रखा है 0.6915, 0.5 का। और 0.51 का डेटा कितना है, 0.51 का डेटा है 0.6950। तो मुझे इन दोनों का इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। कैसे इंटरपोलेशन करना है समझना, 0.50 पर दे रखा है 0.6915 और 0.51 पे दे रखा है 0.6950, और मुझे ढूंढना है 0.50327 ढूंढना है जो बेसिकली इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होगा। ये थोड़ा सा अक्ल लगाना पड़ेगा आपको कि ये डेटा बेसिकली इन दोनों के बीच में आएगा। अब मुझे इन दोनों का करना पड़ेगा इंटरपोलेशन, तो इंटरपोलेशन करते हैं। आइए, एक बात तो क्लियर है कि 0.6915 से तो ऊपर ही होगा, तो मैं लिखूंगा 0.6915 से तो ऊपर ही है डेफिनेटली, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। प्लस इन दोनों में चेंज कितने का हुआ था बच्चों, इन दोनों में चेंज है 0.01 का, और 0.01 पर आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, या जिसको मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कितना चेंज हो गया, प्रोबेबिलिटी चेंज हुआ है 0.0035 का। क्लियर। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा साहब देखो इतना तो है ही है, प्रोबेबिलिटी इतनी तो है ही है, 0.6915 तो है ही है। अब टोटल जो चेंज हो रहा है साहब वो हो रहा है 0.0035 कितने पर, 0.01 पर। लेकिन जो मेरा रिक्वायर्ड डेटा है वो 0.50327 है, जो कि 0.5 से कितना ऊपर है वो देख लेते हैं। मैंने मल्टीप्लाई किया इनटू 0.50327 माइनस 0.50। अब ये चीज़ आप समझते हो, इसे बोलते हैं इंटरपोलेशन। क्या बोलते हैं, टेक्निक ऑफ इंटरपोलेशन। दोबारा बताता हूँ, 0.50 पे आ रहा है ये, 0.51 पे आ रहा है ये, मतलब कि 0.01 के चेंज पर प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है कितनी, 0.0035, मतलब कि 0.01 पे प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है 0.0035। तो यहाँ से यहाँ पर कितना चेंज होगा, देखो ये यहाँ से यहाँ का चेंज दे रखा है,
और मुझे चेंज चाहिए कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक का चेंज आपका निकल के आएगा, जिसको हम बोलते हैं कि ये आप जब करेंगे इंटरपोलेशन तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखें इंटरपोलेशन से क्या वैल्यू निकल के आती है बच्चों, निकालते हैं इंटरपोलेशन की वैल्यू निकालते हैं। 0.5032 4 डिजिट लेके चलूँ तो ये 33 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 डिजिट लोगे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, माइनस 0.5 क्लियर, इनटू करना है मुझे कितने से 0.0035 डिवाइड बाय 0.01, जो निकल के आता है उसमें ऐड कर दो कितना 0.6915 प्लस ऐड कर दिया 0.6915, तो ये निकल के आ जाएगा 0.6925 है, तो मैंने 0.6927 कर दिया, तो ये आ रहा है 0.6927। क्या आ गया, ये आपका ND1 आ गया। क्या आ गया, ND1। तो हमने निकाला ND1, अब हमें निकालना पड़ेगा क्या चीज़, ND2। अच्छा, ये ND1 की जो कैलकुलेशन होती है क्या सर हमें एग्ज़ाम में लिखनी होती है क्या? तो आपकी मर्ज़ी है, लिखना है तो लिखें, नहीं लिखना है मत लिखें, आप सीधा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ N ऑफ D1। अब हमें निकालना है N ऑफ D2। देखना बच्चों D2 की वैल्यू क्या थी, कैलकुलेशन ऑफ N ऑफ D2। D2 की जो वैल्यू हमने निकाली थी बच्चों वो थी, D2 था हमारा कितना 0.3933 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इस डिजिट को ढूंढना है 0.3933 को, तो ये कैसे मिलेगा, वापस हमने उठाया टेबल, देखिए बताइए टेबल में आपको ये चीज़ कहाँ मिलती है। मुझे फाइंड आउट करना है 0.3933। देखो ये है तुम्हारा 0.3, यहाँ आ गया होगे, ये हो जाएगा 39, तो 0.39 पे तो आ रहा है तुम्हारे पास में 0.6517 आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कितना 0.3933। अब पॉइंट ये तो कितना है 0.39 निकल गया है ना, अब 33 पे कैसे जाऊँ, तो ये काम करते हैं 0.40 पे भी उठा लेते हैं। तो 0.39 पे कितना आ रहा है, 0.44 पे कितना आ रहा है वो उठा लेते हैं फटाफट, उसके बाद में क्या कर लेंगे इंटरपोलेशन। देखो 0.39 पे निकल के आ रहा है 0.6517, तो मैंने क्या बोला 0.39 पे निकल के आ रहा है 0.6517। अब 0.39 के बाद में क्या आएगा 0.40, अब मैं इन दोनों के बीच का इंटरपोलेशन कर लूँगा। अब 0.40 पे कितना आ रहा है, 0.40 पे आ रहा है तुम्हारा 0.6554, 0.6554 आ रहा है, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेट करना आता है बच्चों, अभी सीखा था हम लोगों ने। N ऑफ D2 निकालते हैं, तो कैसे निकल के आएगा, मैं क्या बोलूँगा साहब 0.6517 तो है, प्लस देखना 0.01 पे कितना चेंज हुआ है, ये वाला 0.6554 का चेंज है, डिवाइड बाय माइनस करना है 0.6554 माइनस 0.6517, 0.0037 का चेंज निकल के आ रहा है, ठीक है। 0.0037 का चेंज है कितने पर, 0.01 पर, तो मुझे बताइए 0.3933, ये कितने पे था, माइनस 0.39, तो ये निकाल लीजिए, ये निकल के आ जाएगा आपके पास में क्या चीज़, ND2 में फटाफट निकाल देता हूँ 0.3933 माइनस 0.39 इंटू 0.0037 डिवाइड बाय 0.01, जो भी निकल के आ रहा है उसमें ऐड कर दें 0.6517 को, ये आ गया 0.6529। तो हमारे पास में क्या क्या आ चुका है, अब ND1 भी आ चुका है, ND2 भी आ चुका है, केवल और केवल क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, जैसे ही फॉर्मूले में पुट करेंगे आंसर निकल जाएगा। मैं आपको चेक करवाता हूँ आपका आंसर ICAI के यहाँ से, आइए देखें ICAI क्या बोलता है। ये दोनों हमने निकाले थे, फर्स्ट का निकल के आया था 0.6927 था, हल्का सा चेंज है, ICAI के यहाँ पर आ रहा है 0.6928, और सेकंड आया था 0.6529, ये एग्जैक्ट आ रहा है 0.6529,
और आपको करना क्या है कि वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालना है। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? जो आपका अभी का जो स्ट्राइक अभी करंट प्राइस है 415 इंटू एन ऑफ D1 माइनस 400 डिवाइड बाय ई की ई रेज टू आर टी। आर है 0.05 और टाइम है तुम्हारा 0.25 इंटू 0.6529 जो तुम्हारा एन ऑफ D2 निकल के आ गया। अब करना क्या, ये वैल्यू आ गई 287.51 माइनस 400 डिवाइड बाय, ये फैक्टर निकाल लेंगे आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से। निकालना था आपको तो कैसे निकाल लेंगे? 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कर लेना। उसको करने के बाद में डायरेक्ट क्या करना, 4096 का डिवाइड करके, क्लियर है? तो बाद में आप निकाल लेंगे और उसके बाद में डायरेक्ट कैलकुलेटर निकालना और क्या करना है, इसको एन ऑफ D2 से मल्टीप्लाई करना है। ये निकल के आ जाएगी वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन 29.6। अब 29.6, अच्छा इसने ये बताया है कि हमने इसको कैसे ढूंढा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, और 0.296 निकल के आ रहा है। और अच्छा मार्केट में जो आपको मिलता है वो कितने मिल रहा है? 25 में मिल रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो ऑप्शन है मार्केट में अंडर प्राइस है, क्योंकि देखो वैल्यू होनी चाहिए इसकी 27.6, तो जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम होना चाहिए वो होना चाहिए 29.6, और जबकि मार्केट में कितने में मिल रहा है ये? अच्छा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद तक ICICI की बुक में, तो यहाँ देखना कितना निकल के आ रहा है। मेरे यहाँ पर निकल के आ रहा है कॉल ऑप्शन ICICI में 29.6। ये चेक कर लेना कि 29.6 है या 27.6 है, क्योंकि यहाँ दोबारा जब ICICI ने लिखा है ना तो यहाँ क्या लिख दिया, 27.6 लिख दिया। देख लेना 29 है 26 है। लेकिन हाँ ये एक बात क्लियर है कि जो मार्केट में जो मिल रहा है वो 25 है, जबकि होना चाहिए 27 या 29.6। कम पे मिल रहा है, अंडर प्राइस है, तो इसको खरीद लेना चाहिए। और सेम क्वेश्चन को दोबारा से करना है जिसमें बोलता है कि अगर सेम बोलता है कि BSM से करना है, अगर करंट प्राइस कितना हो, 380 हो, तो करंट प्राइस 380 हो तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। बस उसमें और इसमें अंतर क्या है मैं आपको बता दूं, बाकी टोटल क्वेश्चन सेम है। जब आप ना S अपॉन जो E का या X का जो आप ln निकालते हैं, नेचुरल लॉग निकालते हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ। हमने निकाला था, देखें हमने जब S अपॉन X का, जिसको E भी बोलते हैं, उसका आपने क्या निकाला, नेचुरल लॉग निकाला था। तो S उस समय तो 415 था, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 380। 380 अपॉन 400 करेंगे ना तो ये आएगा तुम्हारे पास में 0.9 समथिंग आएगा। जब उसका निकालेंगे ना आप तो ये माइनस में आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, बस ये माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। क्लियर? इसको पूरा सॉल्व करना ये आप घर पे, इसका बाकी बचा हुआ पोर्शन, और प्लस पुट ऑप्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पुट ऑप्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। क्लियर? तो पुट ऑप्शन की वैल्यू निकालने का एक लास्ट वीडियो बाकी है, और इसको इसके सेकंड पार्ट को घर पे करना। अब इसमें जो आप सेकंड पार्ट जब घर पे करेंगे ना तो तुम्हारा जो D1 निकल के आएगा वो नेगेटिव निकल के आएगा। D1 क्या निकल के आएगा बच्चों? नेगेटिव निकल के आएगा। अब नेगेटिव को सॉल्व कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक टेबल अलग से होती है नेगेटिव की वैल्यू निकालने की, जैसे मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसी क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं एक बार। जब आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, अभी हमने सॉल्व किया था फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे जब आप, तो करंट प्राइस कितना है 380 अपॉन 400 का आप निकाल लेंगे, किसी तरह कैलकुलेटर से निकालेंगे, नेचुरल लॉग प्लस 0.05, सेम चीज़ है। बस यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आ रही है नेगेटिव में, नेगेटिव में आ रहा है 0.29 और नेगेटिव में आ रहा है 0.40। बस इनका नेचुरल लॉग कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये डेटा किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। देखो नेचुरल लॉग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये 0 होता है, इधर का डेटा होता है -1, -2, -3, -4, और इधर का होता है किसमें, प्लस में। अब माइनस में आ रहा है कितना, 0.29, तो ये वो चीज़ यहाँ आ रही है, तो हमें यहाँ से यहाँ का क्या करना है, क्यूमुलेटिव जो प्रोबेबिलिटी है वो ढूंढने का है। तो माइनस का ढूंढने का है, तो माइनस का ढूंढते समय एक अलग से माइनस की टेबल होती है, जो टेबल मैं आपको बताता हूँ कि माइनस की टेबल में कैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगा। तो ये देखो माइनस की टेबल है तुम्हारे सामने, ये माइनस की टेबल है, और माइनस में क्या दे रखा है आपको बच्चों, माइनस में ICICI का डेटा निकल कर रहा है 0.29। देखो माइनस का नीचे से स्टार्ट होगा, एग्जैक्टली 0 पे 0.5 होता है। हमें जो चाहिए माइनस का चाहिए किस पे, 0.29, तो माइनस का चाहिए 0.29, तो माइनस का है 0.0, ये 0.1, ये माइनस का 2.2, ये 9, तो एक माइनस का 0.29 पे निकाल लेना, एक माइनस का इस पर आ जाएगा 0.3 पर। तो बाद में क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। तो ये इंटरपोलेशन करना आपको आना चाहिए, इंटरपोलेशन करना, और देन इसकी टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप पहले इसको कम्प्लीटली पूरा करें, रिमेनिंग जो बचा हुआ पोर्शन है प्लस जो पुट ऑप्शन,
तो तीनों जो मेथड हमने किए थे, जो अभी तक हमने बाइनोमियल किया था या रिस्क न्यूट्रल मेथड किया था, एक हमने किया था आज बीएसएम किया था, तीनों में हमने कॉल ऑप्शन का सीखा है। तीनों में पुट ऑप्शन का होता है, गिनती के 15-20 मिनट का पार्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। पहले इसको पूरा करें, और जो क्वेश्चन आपके पास में स्टडी मैट में गिवन है या प्रैक्टिस मैनुअल में स्कैनर में गिवन है उनको कंप्लीट करें, और डाउट हो वो मेरे से कॉल करके पूछें।